नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ फिर शुरू होगा अभियान। रमजान महीने में लगी रोक के बाद गृह मंत्रालय ने सेना को दी ऑपरेशन बहाल करने की छूट। राजनाथ सिंह ने कहा, घाटी को दहशत मुक्त बनाने की कोशिश रहेगी जारी। आर्थिक विकास दर को दहाई अंक तक ले जाने के लिए उठाने होंगे अहम कदम। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्रियों से मांगे सुझाव। कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर हो व्यापक चर्चा। देश को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका। उपराष्ट्रपति का सनसनीखेज पत्रकारिता से बचने और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर जोर। यूट्यूब पर राज्यसभा टीवी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनने पर की प्रशंसा। अफगानिस्तान के जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास आत्मघाती हमला। धमाके में 18 लोगों की मौत, कई घायल। प्रांतीय गवर्नर कार्यालय में आयोजित ईद समारोह में शामिल हुए लोगों को बनाया निशाना। और फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर। मेक्सिको ने मौजूदा चैंपियन जर्मनी को 1-0 से हराया। स्विट्जरलैंड ने ब्राजील को बराबरी पर रोका। सर्बिया ने कोस्टा रिका को 1-0 से दी मात। आज 3 अहम मुकाबले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के सामने देश की आर्थिक विकास दर को 2 अंकों में लाने की चुनौती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए कई अहम कदम उठाए हैं। रविवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंच ने प्रशासनिक जटिल मुद्दों को लेकर टीम इंडिया की तरह काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना, जनधन योजना और स्टैंड अप जैसी योजनाएं लोगों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मंच है जो ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काउंसिल ने सहकारी और प्रतिस्पर्धापूर्ण संघवाद की भावना से प्रशासनिक जटिल मुद्दों पर टीम इंडिया की तरह काम किया है और जीएसटी पर अमल इसका प्रमुख उदाहरण है। और हम इसको और आगे और इस पर और तवज्जो देकर ये कोशिश करेंगे कि प्रत्येक स्टेट का अपना डेवलपमेंट एजेंडा क्या है उसके बारे में उनसे बात करें और नीति से जो बन पड़ता है वो उसमें करने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छी रफ्तार से 7.7% की विकास दर हासिल की है। अब विकास दर को 2 अंकों में ले आना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के पास योग्यता, क्षमता और संसाधनों की कमी नहीं है और इसे हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को इस वित्त वर्ष में केंद्र से 11 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पिछली सरकार के आखिरी साल की तुलना में 6 लाख करोड़ रुपए अधिक है। प्रधानमंत्री ने अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स थे उसमें बताया कि पिछली सरकार के आखिरी साल का जो डिवोल्यूशन था स्टेट्स को, जो ट्रांसफ़र था, फिस्कल ट्रांसफ़र, फंड्स ट्रांसफ़र, वो करीब 5.1 लाख करोड़ रुपए था और वो अब जो है वो 11.1 लाख करोड़ हो गया है। नरेंद्र मोदी ने बैठक के एजेंडे में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, पोषण मिशन और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने जैसे मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सब 2022 तक न्यू इंडिया के लक्ष्य के लिए जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उप समूहों और समितियों के जरिए स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल लेन देन और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी सिफारिशों पर कई मंत्रालयों ने अमल किया है। प्रधानमंत्री ने बाढ़ पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत किया। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
नीति आयोग की रविवार को हुई चौथी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में किसानों की आमदनी दुगनी करने, आयुष्मान भारत, पिछड़े जिलों का विकास, मिशन इंद्रधनुष समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कृषि क्षेत्र और मनरेगा के बीच तालमेल बढ़ाने का सुझाव दिया गया। बैठक में कई राज्यों ने विशेष राज्य का दर्जा, वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस समेत कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समापन भाषण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर बहस के अलावा राज्यों के बीच आर्थिक असंतुलन दूर करने और विकास योजनाओं के जरिए लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की जरूरत बताई। दिल्ली में रविवार को हुई नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, 23 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए। इसमें किसानों की आय दोगुनी करने, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष समेत कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग का मुद्दा उठाया। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए बोला है, उसको बाइफर्केशन के बारे में जो उसका मिलना था वो नहीं मिला, ऐसा बोला। नीतीश जी भी कुछ बोला उसको स्टेट के लिए। हमने भी बोला कि हमारा स्टेट में देखो, हमारा पहले जो गवर्नमेंट था उसका कर्जा था, इतना रुपया हमारा ऊपर बोझा है, हमको 2,24,000 रुपया हमको कर्जा देना पड़ा। उसको रिस्ट्रक्चरिंग कभी ना कभी करना चाहिए, नहीं तो स्टेट लोग सब फंस जाएगा। The Niti Aayog will sort out the future policy in the different sector, agriculture and others. So this is mainly to empower the poorest of poor in the country. बैठक में कई राज्यों ने 15वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की सिफारिश का मामला उठाया। प्रधानमंत्री ने किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में भी उसको कहा कि एग्रीकल्चर का और मनरेगा का कैसे सामंजस्य किया जाए। सोइंग से पहले इरिगेशन के मसले हैं कि सारे अपनी नहरें ठीक करना, तालाब ठीक करना और आखिरी माइल डिलीवरी इरिगेशन की होना, उसके लिए मनरेगा का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। वैसे ही पोस्ट हार्वेस्ट में हम लोग मनरेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैठक के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि काउंसिल के सुझावों पर निर्णय लेने के दौरान गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों की ओर से कृषि, जल संरक्षण और मनरेगा के बीच तालमेल पर 7 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। The current population must be used for allocating the funds from the Finance Commission. Now, at the same time, at the same time, the Prime Minister encouraged all the states to give suggestions for making allocations increasingly more performance and outcome based by the Finance Commission. So you see that there's a balance here. प्रधानमंत्री ने बैठक में वित्तीय बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लोकसभा और विधानसभा के साथ-साथ चुनावों पर व्यापक बहस पर जोर दिया। कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी स्टेट, कभी म्युनिसिपैलिटी, कभी पंचायत, कभी विलेज, ये इलेक्शंस होते रहते हैं। तो ये चर्चा में आया था कि इसके बारे में इंटरेस्ट ऑफ द नेशन देख के इसको सारे स्टेट्स को सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों की ओर से इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की सराहना की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई और राज्यों को इसके लिए नीति बनाने की सलाह दी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सुरक्षा बलों को शांति बहाली के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने रमजान के महीने में जारी सुरक्षा बलों की ओर से किए जाने वाले अभियान पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने रमजान का महीना खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रमजान से पहले शांति की पहल करते हुए केंद्र सरकार ने घाटी में सुरक्षा बलों की ओर से की जाने वाली आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों के उकसावे के बावजूद रमजान के दौरान सुरक्षा बलों ने धैर्य नहीं खोया, लेकिन आतंकी वारदातें नहीं थमने पर सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि पहले की ही तरह आतंकियों से सख्ती से निपटें। सरकार लगातार कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर में हिंसा और आतंक मुक्त वातावरण बनाया जाए। घाटी में अमरनाथ यात्रा को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। जैसे कि गृह मंत्रालय से घोषणा की गई है, निश्चय ही सारी इनपुट्स का संज्ञान लेकर के
जो भी देश हित में, जो भी राष्ट्र हित में, जो भी जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल है वो फैसला किया गया है। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस समय हमारी प्राथमिकता और इमीडिएट प्रायोरिटी ये है कि जो अमरनाथ यात्रा आरंभ होने वाली है कुछ ही दिनों में, वो सफलतापूर्वक रहे, संपन्न हो, वो और शांतिपूर्वक संपन्न हो। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने में आतंकी घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सफाई के लिए कमर कस ली है। रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए एक गुडविल जेस्चर हमारी सरकार ने दिया था, उसको किन लोगों ने अवेल किया उस अपॉर्चुनिटी को, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन अब दोबारा जो भी लोग इस मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी फैसला होगा हम उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो हमारी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पर्टिकुलरली सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ और आरआर के साथ ये वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में पास्ट में भी करते रहे हैं और अभी भी करते रहेंगे। और जो भी ऑर्डर, जो भी आदेश होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो फॉलो करेंगे ग्राउंड। दरअसल कश्मीर में रमजान के दौरान आतंकियों के सुरक्षा बलों पर कई हमले, सेना के राइफलमैन औरंगजेब और पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या कर दी गई। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईएएस अधिकारियों को काम पर लौटने की अपील की है। साथ ही उन्हें हर मुमकिन सुरक्षा दिलाने का भरोसा दिलाया है। रविवार को आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि अफसर विभागीय मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। वहीं आईएएस अधिकारियों के संगठन ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अफसरों की हड़ताल को लेकर उपराज्यपाल सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना लगातार 7 दिन से जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार में अधिकारी कामकाज नहीं कर रहे हैं। आईएएस अधिकारियों के संगठन ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। The misinformation which is being spread that Agmut cadre IAS officers are on strike in Delhi is completely false, baseless and malicious. हर विभाग अपना काम कर रहा है और कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं है जो कि स्ट्राइक पर हो या काम स्लो करने के लिए बैठा हो। एवरीबडी इज वर्किंग। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि अफसरों की हड़ताल की वजह से विकास के काम अटके हुए हैं। दिल्ली में डेवलपमेंट के तमाम कामों को आपने रोक रखा है। राशन की होम डिलीवरी का काम आपके पास रुका पड़ा है। इसके अलावा कम से कम 66 ऐसी फाइलें हैं जो आज दिल्ली में वो कानून लागू हो जाए तो दिल्ली वालों का जनजीवन कई गुना बेहतर हो सकता है। वो सब आपने रोका है। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव के लिए रविवार शाम मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से मार्च शुरू किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग से आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं ली थी। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी के विवाद के बाद से ही दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच रिश्ते तल्ख हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया को जानकारी के जरिए नागरिकों के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा टीवी के पत्रकारों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। बीते महीनों में राज्यसभा टीवी के बढ़ते दायरे को लेकर उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा टीवी की टीम को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका है और मीडिया का काम देश के विकास को गति प्रदान करना है। उपराष्ट्रपति ने ये बात रविवार को राज्यसभा टीवी की टीम से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सनसनीखेज पत्रकारिता से बचते हुए समाज की सच्ची तस्वीर पेश करनी चाहिए और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में भागीदारी निभानी चाहिए। You need to participate at every level and you must force the system to adopt transparency and accountability. पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। इसके लिए जो भी क्रिटिसिज्म हाईलाइट करना, जो डिफिशिएंसीज हाईलाइट करना, जो न्यूज़ प्रोजेक्ट करना, जो अच्छा स्टोरीज, स्मार्ट सिटीज, हाउ दे आर, स्वच्छता, in which country, in which place, in which state, in which panchayat is doing better, that should be the news, positive news, better practices, better experiences, good practices. These things should be picked up and they should be shown to the people. Then people will be motivated. That is the
duty of an objective, informative channel. I always venture to say that media, MEDIA, should function as M means E of empowerment, D development, I through informed A actions. That is the media. That should be the media. राज्यसभा टीवी के हाल ही में कई खबरिया चैनलों को पछाड़कर YouTube पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। बीते 10 महीनों में 5,74,000 से ज्यादा लोग राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल से जुड़े हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की नीतिगत खामियों को उजागर करते हुए जन संवाद को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। The Prime Minister is advocating always about this reform, perform and transform. RSTV has shown that this mantra works and gives better results. Every institution or organization needs to reflect on the lessons learned from the journey so far made and introspection on the shortcomings in the policy and procedures and take up reforms before embarking on new course. This regular review takes them to new heights. That is what Team RSTV seems to have done. I compliment all of you for the same. इस मौके पर राज्यसभा के एडिशनल सेक्रेटरी ए राव ने कहा कि राज्यसभा टीवी को दी गई स्वायत्तता की वजह से चैनल ने ये मुकाम हासिल किया है। राज्यसभा टीवी के प्रधान संपादक राहुल महाजन ने चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भरोसा जताया। Operational freedom we enjoyed over the last 10 months was a clear testimony to the respect that the Honorable Vice President has for the autonomy, integrity and independence of institutions, which is the true hallmark of democracy. We can promise from our side and must promise, Honorable Chairman, that we will take the institution of RSTV to a level where we will command the respect as an institution of excellence in the field of journalism. कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, राज्यसभा टीवी और प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति के साथ कई आला अधिकारी और RSTV की टीम मौजूद रही। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब से देश के तमाम विश्वविद्यालयों में हर साल दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों के लिए दीक्षांत समारोह के सालाना आयोजन को अनिवार्य बना दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बारे में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए और शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जानी चाहिए। स्नातक छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह का बड़ा महत्व होता है, साथ ही उनके परिजनों के लिए ये पल गर्व महसूस करने का होता है। दरअसल मंत्रालय की जानकारी में ये बात आई थी कि कुछ विश्वविद्यालय फंड की कमी या फिर वक्त की कमी के चलते दीक्षांत समारोह का नियमित आयोजन नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते ये आदेश जारी किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी विश्वविद्यालयों से उनके यहाँ आयोजित पिछले दीक्षांत समारोह की जानकारी भी मांगी है। भारतीय बैंकों को चूना लगाकर फरार चल रहे कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय विजय माल्या और उसकी कंपनी के खिलाफ जल्द ही नया आरोप पत्र दायर करने वाली है। विजय माल्या के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों के समूह के साथ 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में जल्द ही नया आरोप पत्र दायर करने वाली है। एजेंसी नए आरोप पत्र के साथ अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत माल्या और उसकी कंपनियों की 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को तत्काल जब्त करने की स्वीकृति मांगेगी। इस मामले में अब तक 9,890 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। प्रवर्तन निदेशालय का नया आरोप पत्र भारतीय बैंकों के समूह की तरफ से भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि विजय माल्या और उसकी कंपनी ने 2005 से 2010 के बीच 6,027 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसका भुगतान नहीं किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यूनान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता समेत अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूनान, सूरीनाम और क्यूबा की यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूनान की राजधानी एथेंस में हैं। रविवार को राष्ट्रपति ने एथेंस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और ग्रीस के रिश्तों को बेहतर बनाने में भारतीय मूल के लोगों की अहम भूमिका है। राष्ट्रपति ने ग्रीस में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत का कल्चरल एम्बेसडर बताया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से उभर रहा है और भारत में व्यापार, नवाचार और निवेश के लिए भरपूर मौके हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश को 2025 तक $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था और दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाने की दिशा में काम कर रही है। भारत में भारतीय मूल के लोगों के प्रवास को आसान बनाने के लिए हमने OCI कार्ड शुरू किए हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ उपस्थित आप में से बहुत से लोगों ने OCI सुविधा का लाभ उठाया है। आज हमारे दूतावासों में 24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी भारतीय कहीं भी किसी भी परेशानी में होता है तो दूतावास की टीम उनके संपर्क करते ही सहायता के लिए तैयार रहती है। हमने अपने प्रवासी समुदाय के लिए नई दिल्ली में एक प्रवासी भारतीय केंद्र की स्थापना की है। यह एक रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता है। जब भी आप भारत आएं, उस सेंटर में जरूर जाएं। अफगानिस्तान के अशांत पूर्वी इलाके में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। संघर्ष विराम के बाद पिछले 2 दिनों में यह दूसरा हमला है। अफगानिस्तान के ननगरहर प्रांत की राजधानी जलालाबाद स्थित प्रांतीय गवर्नर कार्यालय के बाहर यह धमाका हुआ। गवर्नर के प्रवक्ता अताउल्ला खोगियानी ने इसकी जानकारी दी। भारतीय वाणिज्य दूतावास घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर है। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले शनिवार को ननगरहर प्रांत में ईद मिलन समारोह में मौजूद तालिबान, सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 65 लोग जख्मी हो गए थे। इस धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आइश ने ली है। IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप ई में ब्राजील और स्विट्जरलैंड के बीच कल खेला गया मैच ड्रॉ रहा। स्विट्जरलैंड ने ब्राजील को 1-1 की बराबरी पर ड्रॉ करवा दिया। मैच के दौरान 20वें मिनट में ब्राजील के कोटिन्हो ने पहला गोल दागा और टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम के बाद स्विट्जरलैंड के स्टीवन जुबेर ने गोल मारकर स्कोर को बराबरी पर पहुंचा दिया। मैच के दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने गोल के कई मौके बनाए, लेकिन गोल में तब्दील नहीं कर पाए। वहीं एक दूसरे मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए मेक्सिको ने मौजूदा चैंपियन जर्मनी को 1-0 से मात देकर अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। मेक्सिको की टीम पिछले 6 विश्व कप से अपना पहला मैच कभी नहीं हारी और उसने जर्मनी के खिलाफ इसे कायम रखा। मेक्सिको के लिए हेरविंग लोनाजो हीरो रहे, जिन्होंने 35वें मिनट में गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। 8 साल बाद विश्व कप में कदम रखने वाली सर्बिया ने कप्तान अलेक्जेंडर कोलारोव के दम पर कोस्टारिका को 1-0 से मात दी। ग्रुप ई के इस मैच में कोस्टारिका को सर्बिया की टीम के सामने दबाव में देखा गया। वहीं आज 3 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। स्वीडन और दक्षिण कोरिया की टीमें शाम 5:30 बजे आमने सामने होंगी, जबकि बेल्जियम और पनामा के बीच रात 8:30 बजे मैच खेला जाएगा। वहीं तीसरा मैच रात 11:30 बजे ट्यूनीशिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। और आइए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं कार्ल्टन चैपमैन, जो पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान है। चैपमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। कल के मैचेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे मैच देखने को मिले, और सबसे रोमांचक मैच अगर कहें तो क्या आपके नज़रिए से भी स्विट्जरलैंड वर्सेस ब्राज़ील रहा, जिस तरह से 1-1 की बराबरी पर ड्रॉ रहा मैच? Good morning to you. And regarding yesterday's match, it was awesome. Really, you get to see some matches where, you know, it's the ultimate. And seeing such good teams playing one against each other, it's one of the best matches in the world. And it's so exciting. You can never pay so much of money to watch this type of match. इसके अलावा अगर बात करें सर्बिया के मैच की, तो जीत के साथ आगाज हुआ है और मैच की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं, लेकिन कोलारोव ने फ्री किक पर गोल कर दिया। Yeah, obviously, both the teams. It's the World Cup. It is the World Cup, and if you give anybody a chance, everybody's preparing for this World Cup. And in this World Cup, if you give anybody a chance,
they were going to prove their worth. You cannot give anybody a chance. चैपमैन, आज के मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरह से कहें तो फुटबॉल का जनक जो है इंग्लैंड, आज उसका मुकाबला है, तो जाहिर तौर पर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा इंग्लैंड। England has to prove to the world that they are one of the best teams. EPL, English Premier League, is one of the most popular leagues in the world. And they have to prove that they are one of the best teams in the world. And the English team, which proved that they are the dominated team in this world, they have to prove tomorrow. And they have to do something different today. तो इस पर नजरें रहेंगी कि कितना अलग आज मैच इंग्लैंड का देखने को मिलता है। चैपमैन, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। बात मौसम की करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य में बाढ़ से पिछले 24 घंटों के दौरान 5 और लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ से मरने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। राज्य के 6 जिलों कार्बी आंगलांग पश्चिम, गोलाघाट, करीमगंज, हैलाकांडी और कछार के करीब 4.5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने राज्य के करीमनगर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यहाँ करीब 2.25 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। प्रशासन 5 जिलों में 481 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहा है, जहां 1,73,245 लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है। राज्य की ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं। आइए एक नजर डालते हैं देश में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल। इक्कीस जून को विश्व योग दिवस से पहले कल नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह राजधानी एम्स्टर्डम के प्रतिष्ठित म्यूजियम प्लेन में किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ा देश में आयोजित किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा समारोह है। इसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के अलावा नीदरलैंड के जल प्रबंधन मंत्री कोरा वैन न्यूवेन हुसैन, भारतीय राजदूत वेणु राजामणि समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। Make use of yoga to become stronger, to become more happier society. Every individual here, when they practice yoga, they can see that they can come out of their depression and aggression and be happy in their life. वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों को योगाभ्यास कराया। जेल में योग गुरु रामदेव ने कैदियों को अनुलोम विलोम समेत कई योग संबंधी गतिविधियों का अभ्यास कराया और उसके संबंध में जानकारी दी। विश्व योग दिवस से पहले उठाए गए इस कदम का मकसद कैदियों को सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। बंदियों के साथ में अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है, बल्कि मेरा पहला ही वाक्य था। आज मैंने जिस तरह से जेल प्रबंधन का पूरा कार्य देखा यहाँ कि 240 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल, यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ पर तिहाड़ ओलंपिक, अलग अलग प्रकार की जो ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं, उन सब के द्वारा इनके जीवन में किस तरह से दिव्यता लाई जाए, उसके लिए बड़े बड़े प्रयास यहाँ पर देख करके मुझे प्रसन्नता हुई। और अब आखिर में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ फिर शुरू होगा अभियान। रमजान महीने में लगी रोक के बाद गृह मंत्रालय ने सेना को दी ऑपरेशन बहाल करने की छूट। राजनाथ सिंह ने कहा, घाटी को दहशत मुक्त बनाने की कोशिश रहेगी जारी। आर्थिक विकास दर को 2.5 अंक तक ले जाने के लिए उठाने होंगे अहम कदम। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्रियों से मांगे सुझाव। कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर हो व्यापक चर्चा।
देश को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका। उपराष्ट्रपति का सनसनीखेज पत्रकारिता से बचने और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर जोर। यूट्यूब पर राज्यसभा टीवी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनने पर की प्रशंसा। अफगानिस्तान के जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास आत्मघाती हमला, धमाके में 18 की मौत, कई घायल। प्रांतीय गवर्नर कार्यालय में आयोजित ईद समारोह में शामिल हुए लोगों को बनाया निशाना। और फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर, मेक्सिको ने मौजूदा चैंपियन जर्मनी को 1-0 से हराया। स्विट्जरलैंड ने ब्राजील को बराबरी पर रोका। सर्बिया ने कोस्टारिका को 1-0 से दी मात। आज 3 अहम मुकाबले। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए सारा जहां। नमस्कार।